तो कल हमने पार्ट 3 अंतःस्रावी तंत्र का जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, उनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखा करो। पूरी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या है, क्या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिल रही है। मैं वादा करता हूं दोस्तों, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप जिसको खोज रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। यानी मेरी जो वीडियो है और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप देखिए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अवश्य मिलेगी। दोस्तों, मैं पूरी डिटेल से और पूरी समझा करके आपको हर चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, आप साथ दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों पीनियल ग्रंथि और हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पीनियल ग्रंथि की जब हम उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति एक्टोड्रम से होती है। उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम में बता चुका हूँ इसके बारे में आपको। तो उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोड्रम से। इसके उपनाम के यानी अन्य किन किन नामों से पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है? तो देखिए, पीनियल ग्रंथि जो है उसे तीसरी आंख कहा जाता है, थर्ड आई। कोमाकोर ग्रंथि भी कहा जाता है, कोमा जैसी होती है, कोमाकार ग्रंथि। लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं, सेक्सुअली बायोलॉजिकल वॉच, बायोलॉजिकल घड़ी भी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा सुबह की 4 बजे की अलार्म लगाते हैं और उसके बाद आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद आप अपने आप ही उठ जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो सेट हो जाती है। मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा आगे। एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, एसर विलाई भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है सभी के सभी। यानी पीनियल ग्रंथि जो है, पीनियल ग्रंथि को इन उपनामों से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप, इसको किस नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए, पीनियल ग्रंथि एपिथेलेमस, पीनियल ग्रंथि एपिथेलेमस। एपिथेलेमस का मतलब हुआ थैलेमस के पीछे, थैलेमस के पीछे। तो एपिथेलेमस से जुड़ी होने के कारण इसे एपिफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री। आपने कहा ना कि एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं इसे। तो क्यों कहते हैं एपिफाइसिस सेरेब्री? पीनियल ग्रंथि को एपिफाइसिस सेरेब्री इसलिए कहते हैं क्योंकि एपिथेलेमस एंड थैलेमस के पीछे जुड़ी होती है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि कैल्शियम कार्बोनेट व फॉस्फेट जमा होने से निष्क्रिय होती है। देखिए, पीनियल ग्रंथि कैल्शियम कार्बोनेट या फॉस्फेट जमा होने से क्या होती है? इनएक्टिव होती है, निष्क्रिय होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। तो मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं? क्योंकि पीनियल ग्रंथि कैल्शियम कार्बोनेट व फॉस्फेट जमा होने से निष्क्रिय होती है। इसलिए जो पीनियल ग्रंथि होती है वो नवजात शिशु में बड़ी होती है तथा अधिक विकसित होती है, बड़ी तथा अधिक विकसित होती है नवजात शिशु में। अब क्या होता है कि पीनियल ग्रंथि 12 से 13 वर्ष की आयु में निष्क्रिय हो जाती है। पीनियल ग्रंथि जो है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। पीनियल ग्रंथि होती कहाँ है? भी पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। तो पीनियल ग्रंथि 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? निष्क्रिय। और जैसे ही ये पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय होती है तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी मतलब लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता क्या होती है? लैंगिक परिपक्वता का मतलब है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होना। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे मूछ दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, पुरुषों में आवाज़ का भारी होना, महिलाओं में आवाज़ का पतला होना, ये जो होते हैं वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं पीनियल ग्रंथि जब निष्क्रिय होती है, और ये निष्क्रिय होती है 12 से 13 वर्ष की आयु में। अब जो अंधे बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों में क्या होता है?
की जो पीनियल ग्रंथि होती है वो शीघ्र निष्क्रिय हो जाती है, यानी जल्दी है वो इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और इसलिए जल्दी निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय होने पर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। तो जो अंधे बच्चे होते हैं, ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, उनमें यह शीघ्र निष्क्रिय हो जाती है और उनमें लैंगिक परिपक्वता जो है वो शीघ्र प्रारंभ हो जाती है, यानी द्वितीय गौण लिंग लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी प्रारंभ हो जाते हैं। अब पीनियल ग्रंथि जो है वो श्रावण किसका करती है? पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का श्रावण करती है। पीनियल ग्रंथि से किसका श्रावण होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का श्रावण होता है, जो मेलेनिन वर्णक के विपरीत है। मेलेनिन वर्णक हमने बताया था पीछे जब पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी तब में हमने बताया था मेलेनिन वर्णक कौन स्रावित करता है, कौन सा हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। तो मेलेनोसाइट सेल से होते हैं मेलेनिन पिगमेंट। तो पीनियल ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। अब मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो मेटाक्रोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ये मेटाक्रोसिस क्या होता है? मेटाप्रेसिस होता है रंग परिवर्तन, और ये रंग परिवर्तन मेटाक्रोसिस की जो क्रिया है वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनमें ये मेटाक्रोसिस रंग परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? पीनियल ग्रंथि से। अब मेलेनिन वर्णक क्या करता है? मेलेनोसाइट जो होती है, मेलेनो कोशिकाएं जो होती है, उनसे मेलेनिन वर्णक का स्रावण होता है, और इसके लिए जो हार्मोन है वो जिम्मेदार कौन? MSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि में हमने पढ़ा था। मेलेनिन वर्णक सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर कैंसर होने से बचाता है। यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। हमें पता है अल्ट्रावायलेट किरणें किसके लिए जिम्मेदार होती है? हानिकारक होती है, कैंसर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मेलेनिन वर्णक हमारी त्वचा में बिखर जाता है, और ये मेलेनिन वर्णक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है, यानी कैंसर होने से हमें बचाता है। क्योंकि हमारी जो आँख है, हमारे जो बाल हैं, हमारी जो त्वचा है, उनके रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? उनके रंग के लिए मेलेनिन वर्णक जिम्मेदार होता है। यानी हमारी आँख, बाल तथा त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मेलेनिन वर्णक होता है। अब मेलेनिन वर्णक मान लीजिए कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो मेलेनिन वर्णक यदि कम हो जाता है तो दोस्तों एल्बिनिज्म डिजीज हो जाती है। एल्बिनिज्म डिजीज क्या होती है? एल्बिनिज्म डिजीज में देखिए मेलेनिन वर्णक की कमी से एल्बिनिज्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता रोग हो जाता है। अब एल्बिनिज्म डिजीज क्या होती है? इसमें क्या होता है एल्बिनिज्म डिजीज में कि व्यक्ति जो है उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, उसकी आंखें जो है वो पिंक यानी पर्पल या पिंक कलर की हो जाती है, और उसका संपूर्ण चेहरा है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, यानी रंजकहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है एल्बिनिज्म। क्योंकि मेलेनिन वर्णक ही हमारे बालों और हमारी त्वचा और हमारी आँखों के रंग के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये थी पीनियल ग्रंथि। उसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? चेस्ट में स्थित होती है, छाती में स्थित होती है, हार्ट के पास स्थित होती है। उत्पत्ति इसकी एंडोडर्म से होती है। पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति एक्टोडर्म से थी, और थाइमस ग्रंथि की उत्पत्ति किससे? एंडोडर्म से होती है। पीनियल ग्रंथि जो है निष्क्रिय हो जाती है। पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ होती है। ये हमने पीछे देखा। पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय हुई, लैंगिक परिपक्वता क्या हो जाती है? प्रारंभ। और जैसे ही लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ होती है, लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ होते ही थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय होनी शुरू हो जाती है, और 40 से 50 वर्ष की आयु में बिल्कुल धागे नुमा संरचना रह जाती है। यानी थाइमस ग्रंथि क्या है? निष्क्रिय होनी शुरू हो जाती है लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ होती ही, और लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ जब होती है जब पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। और थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? थाइमोसिन हार्मोन शरीर में रोग प्रतिरोधक को प्रशिक्षित करता है। रोग प्रतिरोधक या रोगों से लड़ने की क्षमता जो है हमें प्रदान करता है कौन? थाइमोसिन हार्मोन। यहाँ प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए इसको प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? प्रशिक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जब टीकाकरण होता है वो बाल्यावस्था में होता है, यानी बचपन में ही टीकाकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय थाइमस ग्रंथि अधिक एक्टिव होती है, और अधिक एक्टिव होगी तो वो थाइमोसिन का स्रावण करेगी, और उस समय एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो टीकाकरण किया जाता है तो उस समय यानी उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। जब भविष्य में कभी उससे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है तो पहले से एंटीबॉडी तैयार होती है, वो उसको क्या कर देती है? डेड कर देती है, और हम रोग से क्या हो जाते हैं?
बच जाते हैं। तो ये थाइमोसिन ये हमें रोगों से बचाने का काम करती है थाइमस ग्रंथि। तो आ जाए कि कौन सी ग्रंथि है जिससे एंटीबॉडी निर्माण होता है, एंटीबॉडी के लिए आवश्यक है, तो वो थाइमस ग्रंथि होती है और थाइमोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अब एक आपने पढ़ा, मैंने पीछे बताया था, ब्लड पढ़ा था उस समय बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो ये टी लिम्फोसाइट जो है, टी का मतलब थाइमस से लिया गया है। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है उनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और मेचुरेशन कहाँ होता है यानी परिपक्वन कहाँ होता है, उनका थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन होता है। जबकि बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यहाँ पे इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। और बी लिम्फोसाइट जो है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो ये टी किसके लिए लिया गया है, टी लिम्फोसाइट में टी लिया गया है थाइमस ग्रंथि के, यानी इसका परिपक्वन जो होता है वो कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। तो ये थाइमोसिन हार्मोन एल्बिनिज्म के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए, यदि थाइमस ग्रंथि मान लीजिए कि निष्क्रिय हो जाती है, हमने पढ़ा है, यदि ये एक्टिव रह जाए, यदि थाइमस ग्रंथि सक्रिय रह जाए, एक्टिव रह जाए, तो क्या होगा, थाइमस ग्रंथि यदि एक्टिव रह गई तो दोस्तों पेशी जो मसल्स जो होती है उनमें संकुचन नहीं होगा। मसल्स में क्या नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा। इसका मतलब थाइमस ग्रंथि जो है उसका निष्क्रिय होना आवश्यक भी है। उसके बाद दोस्तों कार्पस ल्यूटियम की बात करें हम, कार्पस ल्यूटियम वैसे तो ये हम वहाँ भी पढ़ लेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। कार्पस ल्यूटियम इससे हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं इसकी। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो यानी यहाँ अंडोत्सर्ग होने के बाद, जब अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन अंडा निकल जाता है अंडाशय से, तो उसके बाद एक पीले रंग की ग्रंथ संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम जो है इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक स्रावण होता है, एस्ट्रोजन का स्रावण भी होता है लेकिन वो कम होता है। कार्पस ल्यूटियम अधिक प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है और कम एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। और जब बच्चा जन्म लेता है चाइल्ड ब्रीथिंग के समय रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण भी करती है। रिलैक्सिन हार्मोन श्रोणि मेखला को फैला देता है, श्रोणि मेखला को फैला देता है जिससे बच्चा जन्म लेने में आसानी हो जाती है। तो ये कार्पस ल्यूटियम काम करती है। उसके बाद प्लेसेंटा आता है। प्लेसेंटा है दोस्तों, ये क्या एक सेतु का काम करता है, माता और शिशु भ्रूण के बीच किसका काम करता है, सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। यानी भ्रूण जो है उसको पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है, वो श्वसन प्लेसेंटा के माध्यम से ही, उत्सर्जन प्लेसेंटा से ही होता है। यानी भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन यानी वो सभी क्रियाएं जो प्लेसेंटा के माध्यम से करता है। और मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो मनुष्य में एंथ्राली, इमोकोरियल, एलेंटोकोरियोनिक, डेसिडुएट प्रकार का क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में अब की बार ही पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में अंतराली, हिमोकोरियल, एलेंटोकोरियोनिक, डेसिडुएट प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था अब की बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही। दोस्तों नेक्स्ट में देखिए, प्लेसेंटा से हार्मोन कौन से स्रावित होते हैं, तो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन स्रावित होता है। प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध निष्कासन की क्रिया जो होती है उसको इंड्यूस्ड करता है, प्रेरित करता है, बढ़ाता है। और प्लेसेंटा से HCG हार्मोन का भी स्रावण होता है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, HCG हार्मोन का भी स्रावण होता है। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो HCG हार्मोन का स्रावण भी किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा। ये हार्मोन क्या काम आता है दोस्तों, ये गर्भावस्था की जांच करने में काम आता है। क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्लेसेंटा अधिक HCG का स्रावण करता है, तो ये मूत्र के साथ स्रावित होता है और इसकी जांच कर ली जाती है। मूत्र में यदि HCG हार्मोन आ रहा है तो इसका मतलब महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा था पीनियल ग्रंथि के बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में और प्लेसेंटा के बारे में। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। हर चीज़ आपको इसमें बताई गई है। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ और मेरा साथ दीजिए दोस्तों। चैनल को अधिक लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। यार एक लाइक तो बन ही जाता है दोस्तों, पूरी वीडियो देखा करो यार प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।